presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने को 10 महीने। किसान दिल्ली में नहीं घुस पाए तो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी जगहों पर जम गए। अब तक किसान एक मौसम ठंड, एक मौसम गर्मी और एक मौसम बारिश को ठेंगा दिखा चुके हैं। चूंकि किसानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करके सरकार अपने हाथ अब और खराब नहीं करना चाहती, किसानों को बॉर्डर से पूरी तरह से नहीं हटाया गया, लेकिन इसने आंदोलन और आंदोलन स्थल के आसपास की जिंदगी को एक ही जगह बांध कर रख दिया, ये भी तथ्य है। अब सरकार ने एक और दिशा से प्रयास किया है और इसी से बनी है हमारी पहली सुर्खी। किसान आंदोलन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। आयोग ने लिखा है, ऐसे आरोप हैं कि किसानों के धरने के चलते औद्योगिक इकाइयों पर बुरा असर पड़ा है, एडवर्स इम्पैक्ट, और 9,000 के करीब सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योग प्रभावित हैं। बुरा असर कथित रूप से यातायात पर भी पड़ा है और सड़कों पर जाम के चलते यात्री, मरीज, विकलांग और वृद्ध नागरिकों को तकलीफ पहुंच रही है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है क्योंकि सड़क पर बैरियर्स लगे हैं। ये भी आरोप है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा और आसपास के लोगों को अपने घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। ये सारी बातें आयोग ने कही हैं। आयोग ने चारों सूबों के पुलिस महानिदेशकों से अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसमें इन अफसरों को अपने द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से कहा है कि आंदोलन के चलते औद्योगिक गतिविधियों पर पड़े नकारात्मक असर का अध्ययन करे। इसी तरह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आंदोलन स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। झज्जर के डीएम से धरना स्थल पर हुए कथित गैंगरेप पर भी जानकारी मांगी गई है। एक और जगह से जानकारी मांगी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से कहा गया है कि आंदोलन के कारण धरना स्थल के आसपास बसने वाले लोगों के जीवन और रोजगार पर पड़े असर पर रिपोर्ट दें। अब इस चुनौती का सामना किसान आंदोलन कैसे करेगा, ये हमें देखना होगा। अगली सुर्खी का संबंध है सुष्मिता देव से। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही सुष्मिता देव असम में कांग्रेस के सबसे कद्दावर बांग्ला चेहरों में से एक थी, लेकिन लंबे समय तक अपनी पार्टी से नाराज चली और आखिर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। अब तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस में सुष्मिता को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो राज्यसभा के लिए उनका नामांकन बताता है कि त्रिपुरा और असम की बराक घाटी में बसने वाले बांग्ला भाषियों को लेकर तृणमूल गंभीर दिखना चाहती है। दर्शक जानते ही हैं कि सुष्मिता सिलचर से सांसद रही हैं। उनके पिता संतोष मोहन देव यहीं से 5 बार सांसद रहे, 2 बार त्रिपुरा वेस्ट से भी सांसद रह चुके हैं। उनके पिता संतोष मोहन देव यहीं से 5 बार सांसद रहे, 2 बार त्रिपुरा वेस्ट सीट से भी सांसद रहे। तो सुष्मिता का नामांकन बराक घाटी और त्रिपुरा में तृणमूल की तैयारियों का हिस्सा है। चलते चलते एक और बात का जिक्र हम कर देते हैं। सुष्मिता देव के जिक्र के साथ अमूमन उनके पिता संतोष मोहन देव और उनके करियर का भी जिक्र होता है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के कद्दावर नेता थे। एक जिक्र लेकिन कई दफे छूट जाता है कि सुष्मिता देव की मां बिथिका देव भी सिलचर से विधायक रही हैं। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। इस सुर्खी का संबंध भी एक तरह से तृणमूल से ही हो जाता है क्योंकि घटना हुई है तृणमूल कांग्रेस के राज वाले पश्चिम बंगाल में। 8 सितंबर का बुलेटिन याद कीजिए। उस रोज हमने आपको बताया था कि उस दिन यानी कि 8 सितंबर को सुबह भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना स्थित घर पर 3 देसी बम दागे गए थे। 13 सितंबर को एनआईए ने इस मामले में जांच का जिम्मा ले लिया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और अर्जुन सिंह के घर के पास फिर से देसी बम का धमाका हो गया। पिछली बार बम अर्जुन सिंह के घर के गेट पर दगे थे। इस बार धमाके की आवाज़ घर से तकरीबन 200 मीटर दूर से आई। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद भी हैं। इस धमाके के बाद उन्होंने कहा कि यह धमाका उन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है क्योंकि अब जांच एनआईए कर रही है। आज हुए धमाके के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस ने छानबीन अपनी तरफ से शुरू कर दी है। 8 सितंबर और आज हुए धमाके में किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं है। दर्शक जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कोलकाता की भवानीपुर सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें विधायक होना है। तीनों सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भवानीपुर के अलावा चुनाव होगा जंगीपुर और शमशेरगंज में।
31 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक चिट्ठी भेजकर 61 भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा था। इस लिस्ट में अर्जुन सिंह का नाम भी था। चौथी सुर्खी बनाई है थोक महंगाई दर ने, ये बढ़ गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज इसके आंकड़े जारी कर दिए। दर्शकों को हम बता दें कि जिन आंकड़ों का ऐलान होता है वो पिछले महीने के होते हैं। तो आज जब सरकार ने कहा कि थोक महंगाई दर 11.39% है, तो ये आंकड़े अगस्त के हैं। जुलाई के लिए थोक महंगाई दर 11.16% थी, मतलब थोक महंगाई बढ़ी है। वैसे जून में ये दर 12.07% थी। अब इन आंकड़ों का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा और क्या पड़ने वाला है, ये समझिए विशेषज्ञों से। जो आपने 11.39% की बात की, और अगर हम उसे कंपेयर करें, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई भी डेटा को कंपेयर करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 11.39% इसी अवधि यानी पिछले वर्ष के अगस्त के मंथ के कंपैरिजन में, और उस समय पे 0.41% था। वो क्यों था आप जानते हैं, उस टाइम इकोनॉमी बंद हो गई थी, लॉकडाउन का असर काफ़ी था, तब भी हालांकि कुछ रियायतें हुई भी थी। अब तब से काफ़ी तेज़ी से महंगाई की दर आगे बढ़ रही है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, और ये होलसेल लेवल पे है। अभी हमने चर्चा की थी कंज्यूमर रिटेल की। अब अगर हम इससे बात करें होलसेल दर, तो होलसेल होता है थोक में जो खरीदा जाता है, और हम ये जानते हैं कि अगर थोक में इतनी दर बढ़ गई है तो थोक से जब छोटा व्यापारी उसको रिटेल में यानी गांव, शहर, नुक्कड़, गली, कोचे पे छोटी छोटी दुकानों तक जब वो माल सामग्री पहुंचती है तो उसमें उनका मार्जिन भी जुड़ता है, तो एक प्रकार से वो चीज़ ज़्यादा और महंगी हो जाती है। तो होलसेल इन्फ्लेशन की दर को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कि रिटेल प्राइसेस का क्या होगा। होलसेल प्राइस जो बास्केट है, ये एक स्टैटिस्टिकल विषय है, बट अगर इसको आसानी से रखें, उसमें क्वांटिटीज़ अलग हैं, कंज्यूमर में अलग हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन में सामग्री इस्तेमाल होती है उसको किया जाता है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हर व्यक्ति भारत देश में सेम कंजम्पशन नहीं करता है, अलग अलग है। तो ये एक एवरेज बास्केट है। इन्फ्लेशन की ये जो अंक है जो WPI का, ये क्यों बढ़ा, ये आपका दूसरा प्रश्न था। तो खासकर अगर हम इन्फ्लेशन में बोलें तो जिसे नॉन फूड कहा जाता है, यानी खाद्य पदार्थ छोड़ के जो बाकी आइटम हैं जिनकी हम एनालिसिस करते हैं कि उनकी क्या प्राइस चेंजेस हुई हैं, उसमें से मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, गैस, और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्फ्लेशन की रेट बढ़ी है। फूड प्रोडक्ट्स जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बढ़ी है, टेक्सटाइल्स में बढ़ी है, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स में जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं उनमें बढ़ी है। जबकि इसी समय में अगस्त मास इस वर्ष में जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ये मास ऐसा होता है कि जिसमें मॉनसून की डिसरप्शन के कारण भी थोड़ा कुछ फूड आइटम्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला जो एक उछाल आप कहो, क्योंकि 0.41 से 11.39% जाना काफ़ी बड़ी उछाल है, ये इन आइटम्स के कारण ज़्यादा है। आखिरी सुर्खी का संबंध है एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा के कोच उवे हॉन की बर्खास्तगी से। जैवलिन थ्रो माने भाला फेंक की दुनिया में उवे हॉन का नाम बड़े अदब से लिया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर अकेले शख्स हैं जिन्होंने 100 मीटर के पार भाला फेंका है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। 2018 में नीरज चोपड़ा ने जब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीते तब उवे हॉन ही उन्हें कोच कर रहे थे। नीरज ने इन दोनों मेडल्स का क्रेडिट हॉन को दिया भी था। हॉन टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी नेशनल जैवलिन कोच की भूमिका में रहे। 13 सितंबर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अदील सुमारीवाला ने बताया कि हॉन का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इसीलिए उनकी जगह 2 नए कोच नियुक्त किए जाएंगे। वैसे टोक्यो एथलेटिक्स में नीरज को कोच करने वाले क्लॉस बर्तोनीज अपने पद पर बने रहेंगे।
हॉर्न की रवानगी का अंदेशा तभी से था जब इस साल जून में उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा ओलंपिक तैयारियों की जमकर आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबार से हॉर्न ने यह भी कहा था कि जब एथलीट्स के लिए सप्लीमेंट्स की मांग की जाती है तब सही चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती। हॉर्न ने तब ये भी कहा था कि उन्हें और क्लॉस बर्तोनीज को जोर डालकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। हॉर्न ने इसके लिए ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब हॉर्न बर्खास्त हो चुके हैं।